हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईएमआरएस अकाउंटिंग के लिए चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और इसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसमें जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा जो हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, उसके ऊपर एमसीक्यूज हैं ये। तो ये क्लास 11th की जो बुक है अरिहंत की, है ना। तो सबसे पहले बात है अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट अंडर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स assumptions business is assumed to continue for a long period of time in future and there is no intention of closing it, which concept is highlighted here। तो ये कह रहा है कि कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पशन जो है, मतलब ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो एक लंबे टाइम के लिए, हम कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस करता है तो वो एक ये सोच करके करता है कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, है ना। और उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता, कोई इरादा नहीं होता उसे बंद करने का। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? तो पहला है कंसिस्टेंसी, और सेकंड है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, थर्ड है हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट, और फोर्थ है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसमें हो जाएगा हमारा सेकंड। तो इसमें हो जाएगा हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, है ना, जहाँ पर बिजनेसमैन मान के चलता है कि वो जो बिजनेस है हमारा वो एग्जिस्ट करेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट्स में ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होता क्या है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो ये बोलता है कि मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट, सेम रहना चाहिए। हम जो भी अकाउंटिंग के में जो प्रिंसिपल्स और मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हर साल सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपनी फिक्स एसेट्स पर तो हमें क्या करना है कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने की। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, WDV मेथड हो गया। तो जो भी मेथड हमें यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हम SLM मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हमें हर साल वही मेथड यूज़ करना है, हमें बार बार चेंज नहीं करना। कब तक चेंज नहीं करना? अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई चेंज करना पड़ जाएगा, तो फिर अगर हम एक बार चेंज कर रहे हैं तो फिर उसी को ही करते रहना है, हर साल बार बार चेंज नहीं करना। तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ऐसी इन्वेंट्री का में अगर हम किस टाइप से रख रहे हैं, लीफो फीफो जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही मैथड जो है वो यूज़ करना है। तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस। तो सेकंड में तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है ऑप्शन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी चेंज ईयर टू ईयर टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। तो नहीं, अभी तो बताया कि चेंज नहीं करना है ना, बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड शुड रिमेन सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड जो है वो सेम रहने चाहिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड है हमारा, बिजनेस फर्म कैन चेंज अकाउंटिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस फर्म है वो चेंज कर सकती है अकाउंटिंग मेथड को, अगर मतलब बिजनेस का कोई ऐसा कुछ सर्कमस्टांस ऐसा पड़ गया कि भाई चेंज करना पड़ेगा तो कर सकते हैं। तो हाँ, अभी हमने बताया था ये। तो सेकंड और थर्ड देखते हैं किस में है, ये रहा डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, इन एक्यूरल कॉन्सेप्ट रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम, उसके बाद इसमें कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसमें, रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिवेन्यू हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश हमें मिल जाता है, सेल्स आर मेड, गुड्स आर डिलीवर्ड, इन नन ऑफ द अबव। तो सेल्स आर मेड, जब सेल्स हो जाती है तब हम मानते हैं, चाहे कैश हमें मिला हो या ना मिला हो, है ना। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता भी तो ये ना कि ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड वेदर द कैश इज पेड और नॉट। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का बी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। तो जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी बिजनेस को सही से चलाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न होता क्या है? गोइंग कंसर्न यही है कि भाई कि हम जो है बिजनेसमैन मान के चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो फॉर द लॉन्ग पीरियड के लिए हम उसे कर रहे हैं, है ना। हमें उसे नियर फ्यूचर में उसे बंद करने का कोई इरादा नहीं है। तो इसमें है कि भाई बताइए, तो पहला ऑप्शन है कि आउटसाइड पार्टीज परचेज द डिवेंचर्स एंड शेयर ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये गोइंग कंसर्न के अंदर है, हाँ है। उसके बाद है कि प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आर शोन एज एसेट्स इन बैलेंस शीट, यस, ये भी ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड फिक्स एसेट इज मेड इन अकाउंटिंग बुक्स, ये भी ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द अबव।
उसके बाद क्योंकि क्यों ऑल द गिवन इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट कि भाई दे विल बी सेम फ्यूचर ऑफ द फर्म। तो उसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स नीड नॉट रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसको जो है एक जैसा रहना मतलब नहीं रहना चाहिए हर साल। तो कौन सा नहीं है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, लीफो, फीफो और हिफो, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो अभी तो पीछे हमने जब पढ़ा था कंसिस्टेंसी वाला, तो उसमें था कि हम जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमें हर साल वही मेथड यूज़ करना है, बार बार चेंज नहीं करना। और ये बोल रहा है कि नॉट रिमेन कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ दी अबव, है ना। तो ये मतलब ये गलत बात है इसमें। एक सेकेंड पेन। तो ये हो जाएगा हमारा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि भाई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन या रिटर्न ऑन में से कोई एक हमें यूज़ करना है, सेम होना चाहिए। ऐसी इन्वेंट्री के लिए हमें लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हमें कोई एक यूज़ करना है, बार बार चेंज नहीं करना। इसलिए इसका नन ऑफ द अबव होगा। उसका सिक्स क्वेश्चन है इवन आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कि मतलब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होने के बाद भी जो अकाउंटेंट है अगर उसको ऐसा लगे फील्स दैट द चेंज इन पर्टिकुलर मेथड, की किसी पर्टिकुलर मेथड में हमें चेंज करना चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, है ना, वो सही से आएगी निकल के। तो उसके बाद तो क्या करना चाहिए मेरे? तो द चेंज मेथड में बी अडॉप्टेड, तो क्या जो मेथड्स हम चेंज कर रहे हैं वो माने जाएंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? इसका हो जाएगा ट्रू। हाँ अभी बताया ना कि कुछ सर्कमस्टांसेस बिजनेस के अगर ऐसे हो जाए तो हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेवंथ है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं, यानी कि ओनर और बिजनेस अलग अलग ट्रीट करेंगे, होते हैं ट्रीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटीज एप्लीकेबल टू ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जो सेपरेट एंटिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी जो है वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए होता है? तो नहीं, ट्रू, फॉल्स, पार्शली फॉल्स, कांट से। तो इसका हो जाएगा फॉल्स, बी। उसके बाद इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कह रहा है गुड्स यूज्ड फॉर स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पसेस आर ट्रीटेड एज द डैश ऑफ बिजनेस, बट सिमिलर गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज। अगर हम इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, चार ऑप्शंस हैं, हमें ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। गुड यूज़ फॉर स्टॉक ऑफ द बिजनेस, जो हम गुड्स यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के, स्टॉक ऑफ अ बिजनेस के यूज़ कर रहे हैं फॉर अ बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे, है ना। मतलब जो भी गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के स्टॉक में से बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसे हम कहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे? इन्वेंट्री, ड्राइंग्स एक्सपेंडिचर, डैश ऑफ अ बिजनेस। बट सिमिलर गुड्स, और वही सिमिलर गुड्स अगर कोई प्रोप्राइटर, कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो वो कहाँ ट्रीट होंगे? वो तो आर ट्रीटेड एज ड्राइंग। तो अगर हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम इस वाले से भी हिट एंड ट्रायल लगा के इसे कर सकते हैं। तो भाई ड्राइंग्स तो है, क्योंकि ड्राइंग्स तो और कहीं भी नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन, मान लो कि मेरा शूज़ का बिजनेस है ना, तो मैं शूज़ का बिजनेस है मेरा, और मैंने क्या करा, उन शूज़ को अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने ले लिया, तो वो ड्राइंग्स हो जाती है मेरी। लेकिन अगर वो गुड्स जो है हम बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो इसका 9 का डी हो जाएगा। उसके बाद 10th है हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा किस पे बेस्ड होता है? तो पहला है मैचिंग प्रिंसिपल, दूसरा है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न। तो मैचिंग प्रिंसिपल हो जाएगा इसका, है ना, मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि भाई एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? रिकग्नाइज द बिजनेस रेवेन्यू एंड मैचिंग एक्सपेंसेस व्हेन दे आर जनरेटेड, नॉट व्हेन मनी एक्चुअली चेंजेस हैं, है ना। जब वो जनरेट हो जाती है, मतलब हम बोल सकते हैं इसको व्हेन द एक्सपेंसेस, तो अभी से बोल सकते हैं कि भाई इसका मतलब जो कंपनी है वो रिवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर लेगी जैसे ही वो अर्न करेगी, ना कि तब जब उसे मनी मिलेगा। तो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल हो जाता है। इसके बाद 10th के बाद है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th में क्या कह रहा है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक कंजम्पशन विच आर टेकन फॉर एनी accounting concept are basic assumption which are taken for any business and business are considered to be following them. From the given option, identify which of the following cannot be considered as a fundamental accounting consumption assumption, sorry। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका हो जाएगा हमारा गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी भी है, एक्यूरल भी है, मेटेरियलिटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा कन्वेंशन है।
है ना। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एजम्पशन की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो ये तीनों हैं, ये चौथा नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डैश प्रिंसिपल an event, even though it may be very important for the business, will not be recorded in the books of business unless its fact can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा कि कौन से प्रिंसिपल या कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है कोई भी इवेंट कितना भी इम्पॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि उसको हम मनी के टर्म्स में ना वो कर ले, मेजर कर सकें। तो वो कौन सा है, अभी पढ़ा था मनी मेजरमेंट, है ना। इसका मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि कोई अच्छा मैनेजर है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम सिर्फ मनी से रिलेटेड वैल्यूज़ से रिलेटेड जो भी हमारे इसमें होगी एंड बोल सकते हैं इवेंट होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इनमें से कौन सा वाला जो है हम रिकॉर्ड करेंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में पहला है कॉम्पिटिटर प्लेसिंग बेटर प्रोडक्ट इन मार्केट, नहीं करेंगे। स्ट्राइक बाय लेबर यूनियन, सेकंड, ये भी नहीं करेंगे, है ना। थर्ड है लेबर बिंग पेयर, हाँ तो इसे करेंगे। यहाँ पर ना देखो बहुत ही अजीब सा, मतलब फुल डिटेल में नहीं दिया, जिसने डिटेल में पढ़ा होगा वो इसका आंसर लगा सकता है। तो लेबर्स बिंग पेयर मतलब यहाँ पर ये वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहा है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ये बात कर रहा है जो अनफिनिश गुड्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आता है, लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड ओवरहेड, तो ये वो हैं। तो अगर लेबर यूज्ड इन मेकिंग गुड्स तो ये वाला हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका हो जाएगा हमारा ओनली थर्ड। उसके बाद 14 है, एज पर द लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो लॉ के हिसाब से कौन सा करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड है, तो सबको पता होगा कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि बी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डैश द एंटायर, कौन सा था, 14 का हो गया, एक सेकेंड, 15, उसके बाद है 15 क्या, अकॉर्डिंग टू डैश द एंटायर लाइफ ऑफ अ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारा जो बिजनेस की एंटायर लाइफ है उसको डिवाइडेड करना चाहिए इनटू टाइम इंटरवल्स। तो ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला है गोइंग कंसर्न, नहीं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, देखो अगर हम एकदम से कंफ्यूज हो गए तो हम इसमें एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी में तो भाई ये था कि चेंज नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, नहीं ये भी नहीं है, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि भाई जो एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस होता है उसको डिवाइड इनटू, जैसे कि भाई बोल दिया कि हमने जो हमारे अकाउंट्स बनाने हैं वो 6 मंथ्स या 1 ईयर, है ना, तो मतलब टाइम जिसमें हम डिवाइड कर दें तो वो हो जाता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, हाँ कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल सेम थिंग। उसके बाद है हमारा 16। तो 16 में पूछा दी परफॉर्मा एंड कंटेंट्स ऑफ अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट so that company shows all the relevant information while preparing the financial statement. This is done to ensure that dash is followed। तो ये किस लिए किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सी इसका ठीक हो जाएगा। उसका 17 है, पिक द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा अलग है। पहला अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फाइनेंशियल पीरियड प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल, टाइम पीरियड प्रिंसिपल। तो इनमें से कौन सा अलग है हमारा, तो 3 ऑप्शंस आर द नेम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, बट एक्सेप्ट व्हाट, तो एक्सेप्ट फाइनेंशियल पीरियड प्रिंसिपल, तो ये वाला है इसका, ये अलग है इनमें से, है ना। बाकी सारे के सारे नेम किसके नेम है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के ही नेम है। उसके बाद हमारा पूछता है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म। तो पहला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर नॉट शोन एनीवेयर एंड, तो मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा सही है अबाउट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म। तो पहला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर नॉट शोन एनीवेयर एंड ओनली बुक वैल्यू शोन इन बैलेंस शीट। की मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हम कहीं भी शो नहीं करते हैं, और सिर्फ ओनली बुक वैल्यू, सिर्फ बुक वैल्यू दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्या ये सही है, तो उसमें करेक्ट बताना है ना, विच इज़ करेक्ट, तो करेक्ट बताना है। तो नहीं, सही नहीं है। बोथ मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू शोन इन बैलेंस शीट, तो
तो बैलेंस शीट में दोनों तो नहीं दिखाते हैं, बुक वैल्यू तो दिखाते हैं बट मार्केट वैल्यू तो नहीं दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये भी नहीं है सही है। द हायर ऑफ द टू इज अकाउंटेड फॉर, नहीं। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन इन बैलेंस शीट एंड बुक वैल्यू इज नॉट एनीवेयर, कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में पर बुक वैल्यू हम कहीं भी नहीं दिखाते, ये भी गलत है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन इन फुट नोट एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट, ये ठीक है। मार्केट वैल्यू को हम कहाँ दिखाते हैं, फुट नोट पे दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं ना, जो हमारी बन जाती है, क्या कहते हैं इसको, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट पर डाल देते हैं कि ये मार्केट वैल्यू चल रही है इन्वेस्टमेंट की, तो ऑप्शन डी ठीक है। ड्यू टू विच प्रिंसिपल, क्वेश्चन 9, ड्यू टू विच प्रिंसिपल कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन दी बैलेंस शीट, तो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पहला है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ मेटेलिटी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो इसे तो कोई बता सकता है, बी होगा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सब चीज़ें दिखानी है हमें, है ना, कोई चीज़ ऐसी है भाई, कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ चल रहा है तो उसको हमें नीचे डालना है फुट नोट में, या जैसे अभी मार्केट वैल्यू वाली बात थी तो ये हमें कहाँ अलग से दिखाना है, नीचे फुट नोट में। तो ये हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। 20 क्वेश्चन, एन आइटम इज कंसीडर्ड टू बी मटेरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor, तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। तो कोई भी आइटम इज कंसीडर टू बी मटेरियल, मटेरियल माना जाएगा इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट, कि भाई उसकी नॉलेज जो है, उस जो आइटम की नॉलेज है उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके डिसीजन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या वो मटेरियल माना जाएगा वो आइटम, तो यस, तो ये ट्रू है। 20 क्वेश्चन हो गए, अब सेकंड पार्ट में करते हैं बाकी के क्वेश्चन। थैंक यू।